नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चिराग पाल स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से YouTube चैनल में। ये वीडियो हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो होने वाली है, जो कि हमारे समाज सीरीज की पहली वीडियो होगी। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस को प्यार दिया है, इसी वीडियो को वही प्यार दीजिएगा। तो आज का हमारा समाज सीरीज के लेक्चर फर्स्ट का टॉपिक है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, कि यूक्रेन और रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, आखिर वो क्या है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कई दिनों से न्यूज़ में यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गलती किसकी है, यूक्रेन की गलती है या फिर रशिया की गलती है। और ये अगर वॉर ऐसे ही चलता रहा तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो पाएगा? अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होता है तो उससे बाकी कंट्रीज को और इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि आखिर में गलती किसकी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये सब स्टार्ट होता है 1917 में। 1917 में क्या होता है कि रशिया में रिवॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया में एक रिवॉल्यूशन होता है, जिसके चलते क्या होता है, रशिया में सोशलिज्म आ जाता है। तो इसी को हम लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर में सोशल में यही टॉपिक है, सोशलिज्म इन यूरोप। तो रशिया में क्या होता है, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें कि होता क्या है कि जार निकोलस नाम का एक किंग होता है। जार निकोलस नाम का किंग होता है। तो वहां की जो बोल्शेविक पार्टी होती है, तो बोल्शेविक पार्टी क्या करती है, इसके अगेंस्ट एक रिवॉल्यूशन कर देती है, जिसको हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से। और ये रिवॉल्यूशन किसके सामने हेड किया जाता है? ये रिवॉल्यूशन हेड करता है लेनिन। कौन हेड करता है? लेनिन। तो उस टाइम होता क्या है कि रशिया में जब सोशलिज्म आता है तो बहुत सारी छोटी इंडिपेंडेंट कंट्रीज मिलके क्या बना लेती हैं, एक फेडरेशन बना लेती हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं यूएसएसआर नाम से। किस नाम से जानते हैं? जिसे हम आज जानते हैं, या पिछले कुछ वर्षों में हमने जिस नाम को जाना है वो था यूएसएसआर। अच्छा, यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? जब रशिया में रिवॉल्यूशन होता है तो वहां के जो आसपास के इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो रशिया के साथ आ जाते हैं और वो इंडिपेंडेंटली क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। और इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या होता है? यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक भी इसे कहते हैं। तो यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है। अब जब यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है तो यूएसएसआर के फॉर्मेशन में क्या होता है कि 15 कंट्रीज रशिया के क्या होती हैं, साथ में आती हैं। और 15 कंट्रीज प्लस रशिया मिलके एक बहुत बड़ा स्टेट बनता है। तो होता क्या है कि 1991 तक, कब तक? 1991 तक यहां पे सब कुछ सही चल रहा था। 1991 तक रशिया में सारी चीजें सही चल रही थी। यूएसएसआर सुपर पावर था। यूएसएसआर जो था हमारा वो एक सुपर पावर था, और 1991 तक सारी चीजें सही चल रही थी। पर 1991 में क्या होता है? 1991 में जो यूक्रेन होता है, यूक्रेन क्या होता है, जब डिसइंटीग्रेशन होता है। किसका डिसइंटीग्रेशन? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो यूएसएसआर टूट के 15 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें कि यूक्रेन इसे क्या कर देता है, लेफ्ट कर देता है। और यूक्रेन के साथ साथ 14 अदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी इसे लेफ्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, पहले यूएसएसआर इतना पूरा ये पूरा कहलाता
था यूएसएसआर, पर जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो 1991 में यूक्रेन इसे लेफ्ट कर देता है और 70% जो एरिया होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ रशिया होता है, जबकि 30% एरिया में बाकी 15 कंट्रीज होती हैं। और वो 15 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो 15 कंट्रीज हैं लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारस, यूक्रेन, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबेकिस्तान और किस्तान। ये 15 कंट्रीज हैं जिसमें कि हमारा रशिया डिवाइड हो जाता है। तो अब 1991 में यूक्रेन इसे छोड़ देता है, तो 1991 से सब कुछ सही चल रहा था। 1991 से 2014 तक सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक 2014 में क्या होता है, जो रशिया के लोग होते हैं वो लोग क्या डिमांड करते हैं? वो लोग डिमांड करते हैं कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ मिल जाए। और यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा किसका है? पूरा का पूरा कब्जा अमेरिका का है। किसका कब्जा है? अमेरिका का। और अमेरिका क्या करता है कि यूरोपियन यूनियन में जो भी देश आते हैं, जैसे कि प्रेजेंट डेज में अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, ये सब सारे किसके? यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं। तो यूरोपियन यूनियन में जो भी आते हैं तो वो क्या करता है? उनको नाटो का मेंबर बना लेता है। किसका मेंबर बना लेता है? नाटो का। तो अब नाटो होता क्या है? और अमेरिका, अच्छा आप लोग सब जानते हो कि अमेरिका और रशिया दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा कट्टर दुश्मन हैं। तो अगर दोनों कट्टर दुश्मन हैं तो इन केस यूक्रेन के लोग चाहते हैं कि ये किसका मेंबर बन जाए? यूरोपियन यूनियन का। पर यूरोपियन यूनियन का अगर यूक्रेन मेंबर बन गया तो वो क्या होगा? वो किसके इंक्लूड कर लेगा? नाटो में। तो इसी के चलते जब 2014 में ये न्यूज आई कि यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेगा, तो उस टाइम क्या हुआ? एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जो रशिया था, रशिया ने यहां पे एक शहर है इसका जिसको हम लोग कहते हैं क्रीमिया। क्या कहते हैं? क्रीमिया। रशिया ने किस पे इन्वेड कर दिया? रशिया में क्रीमिया पे इन्वेड कर दिया 2014 में। और क्रीमिया पे इन्वेड करके सारा यहां का कंट्रोल रशिया ने किस में ले लिया? सारा ये अपने कंट्रोल में ले लिया, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। तो उस टाइम क्या हुआ कि रशिया ने इन्वेड कर दिया किस पे? यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए कि ये यूरोपियन यूनियन में ना ज्वाइन हो पाए, तो रशिया ने इन्वेड कर दिया कहां पे? क्रीमिया पे। और ये इन्वेड कब किया था? ये इन्वेड किया 2014 में। तो जब रशिया ने इन्वेड किया तो बहुत सारे लोगों ने इसे कंडेम किया। और उस टाइम क्या था? G8 करके एक वो हुआ करता था, कलेक्शन ऑफ बहुत जो सुपर पावर्स थे उनका कलेक्शन हुआ करता था G8 करके। तो G8 में क्या हुआ करता था कि 8 कंट्रीज हुआ करती थी। कितनी कंट्रीज हुआ करती थी? 8 कंट्रीज हुआ करती थी, जिसमें से रशिया को क्या कर दिया था? उस टाइम क्रीमिया पे वॉर करने की वजह से, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से रशिया को बैन कर दिया था। फिर ये क्या बन गया? G7 का एक कंट्रीज बन गया। क्या बन गया? G7 का एक कंट्रीज, G7 सुपर पावर एक कंट्रीज बन गई। अब उस समय क्या हुआ था? उस समय यूक्रेन ने एक मिंट एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें यूक्रेन ने कहा था कि हम कभी भी यूरोपियन यूनियन को अपने बॉर्डर्स पे नहीं आने देंगे। 2017 में इन्होंने क्या कहा? एक बार इन लोगों को सबक मिल गया, पर फिर भी यूक्रेन नहीं माना। यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन ने 2017 में ये कह दिया कि वो किसका हिस्सा बनने जा रहा है? वो बनने जा रहा है नाटो का हिस्सा। 2017 में यूक्रेन ने कह दिया कि वो नाटो ज्वाइन करने जा रहा है। क्या ज्वाइन करने जा रहा है? नाटो। अब आखिर नाटो है क्या? नाटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो आखिर है क्या? यूक्रेन ने क्या कहा कि मैं नाटो ज्वाइन करने जा रहा हूं। अब थोड़ी सा आप यहां पे बात समझिए कि नाटो आखिर है क्या? नाटो यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा संगठन है। किसका? यूरोपियन यूनियन का, जिसमें लगभग प्रेजेंट डेज में कितनी कंट्रीज हैं? जिसमें लगभग 30 कंट्रीज हैं। और नाटो हेड कौन कर रहा है? नाटो और यूरोपियन यूनियन को कौन हेड कर रहा है?
अमेरिका। कौन हेड कर रहा है? अमेरिका। अब यहां पे बात समझिए, अमेरिका और रशिया एक दोनों के क्या है? कट्टर दुश्मन। और नाटो को हेड कौन कर रहा है? अमेरिका। और यूक्रेन किसको ज्वाइन करने की बात कर रहा है? नाटो को। तो इन केस अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो क्या होगा? तो नाटो की अपनी गाइडलाइन में आर्टिकल 7 में यह कहा गया है कि अगर कोई हमें मारेगा, अगर कोई नाटो के एक भी कंट्री को मारता है तो वो 30 के 30 कंट्री मिलके उसको मारेंगे। तो अब आप ये बताइए, अगर किसी कंट्री को 30 के 30 कंट्री मिलके मारेंगे, अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज 30 के 30 मिलके मारेंगे, तो उस कंट्री का क्या होगा? वो कंट्री नहीं बचेगा। तो रशिया को इसी चीज का डर लग गया। किस चीज का डर लग गया? कि इन केस अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है, और यूक्रेन पार्ट किसका है? यूक्रेन पार्ट है रशिया का। रशिया ने उसे खिलाया पिलाया, रशिया का यूक्रेन पार्ट है, ये टूट के अलग हुआ। अब ये क्या कर रहा है? ये रशिया में ना जुड़ के किस में जुड़ रहा है? उसके दुश्मन में। तो कोई भी देश अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे आगे रखेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसका जो पड़ोसी है, उसके पड़ोसी पे अमेरिका जैसा कोई देश आ जाए जो कि बाद में उस पे इन्वेड कर सके। अगर ये नाटो ज्वाइन कर लेता है तो होगा क्या? अगर ये नाटो ज्वाइन कर लेता है तो नाटो क्या करेगा? नाटो यूक्रेन में यहां पे इस बॉर्डर पे अपनी सारी क्या लगा देगा? फोर्स लगा देगा। और जैसे ही नाटो अपनी फोर्स लगा देगा तो इससे किसको खतरा है? इससे रशिया को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो रशिया पे क्या कर देगा? इन्वेड कर देगा। और रशिया और अमेरिका की पहले से दुश्मनी चलती है। ये दोनों चाहते हैं कि मैं सुपर पावर बनूं, मैं सुपर पावर बनूं। इसमें पावर की होड़ है। तो आप समझे पावर कितनी बड़ी चीज है, इसमें पावर की होड़ है। तो अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो किसको खतरा है? रशिया को। तो अभी आप सब ये देख रहे थे, अभी आप सब सोच रहे थे कि जो रशिया कर रहा है वो गलत है, जबकि रशिया मार नहीं रहा है, वो खुद को बचा रहा है। क्या कर रहा है? अगर वो मारेगा नहीं तो मरेगा। यहां पे सिचुएशन कैसी है? करो या मरो की सिचुएशन है। अगर रशिया इनकेस अपने आप को डिफेंड अभी नहीं करता है तो बाद में उसे खून के आंसू रोने पड़ेंगे। अगर रशिया भी गोलियां नहीं चलाता है तो बाद में उसे मरना ही मरना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका नाटो के साथ आके इसकी टेरिटरी में बैठ जाएगा और यहां पे पूरा अपना कब्जा कर लेगा। तो इसको काउंटर करने के लिए देखो अब रशिया ने क्या क्या किया। रशिया क्रीमिया वॉर करके यहां पे क्रीमिया ले ही चुका था। क्रीमिया के चलते काला सागर और अजोब सागर में किसका? रशिया का दबदबा हो गया था। तो अब रशिया ने इतने पार्ट को पहले ही अपने अंडर में कर लिया है। और बेलारस जो है, बेलारस में रशिया की ट्रूप्स है, यहां पे लिथुआनिया में भी रशिया की ट्रूप्स है। तो बेलारस के साइड से रशिया ने इसको घेर लिया, और इसके साइड से तो रशिया है ही है यहाँ पे, साथ में अजोब सागर के साइड से रशिया है, काला अजहर के साइड से रशिया है। तो रशिया चौतरफा वार कर रहा है किस पे? अब रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया कि बच्चा अब तो तुम चंगुल में फंस गए, जाओगे कहां? और यूक्रेन किसके दम पे लड़ रहा था? यूक्रेन नाटो के दम पे लड़ रहा था। पर हुआ क्या कि नाटो ने एंड टाइम पे यूक्रेन का साथ छोड़ दिया। अब आप इससे ये समझो कि कभी भी अगर विपदा आती है तो हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी पे निर्भर करेंगे तो दुख में हमारी परछाई भी हमारा साथ छोड़ जाती है। उसी तरीके से नाटो ने भी यूक्रेन का साथ छोड़ दिया। अब यूक्रेन को अकेले ही सारा का सारा चीज झेलनी पड़ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप वो ले लो, रामायण का एग्जांपल ले लो, तो रामायण में क्या हुआ था? रामायण में सुग्रीव जी किसके दम पे लड़ने गए थे? राम जी के दम पे लड़ने गए थे। किससे? बाली से। तो राम जी के दम पे बाली से लड़ने गए थे, तो पहली बार में बाली ने खूब पिटाई मारी सुग्रीव जी को, खूब मारा। क्यों? क्योंकि राम जी, उनकी खुद के पास तो इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बाली से लड़ सकें, पर उस टाइम राम जी भी उनको सहायता नहीं कर पाए। तो इसी केस के चलते, मतलब इसी का मिलता जुलता यहां पे भी है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने जा रहा था, और पूरा नाटो का हैंड और कंट्रोल किस पे है? अमेरिका पे। अमेरिका की दुश्मनी चलती है रशिया पे। तो इन केस यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन गया तो क्या होगा? सारे 30 के 30 देश मिलकर किसको मारेंगे? रशिया को मारेंगे, और फिर रशिया अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा। तो रशिया अपने आप को बचाने के लिए यूक्रेन पे क्या कर रहा है? यूक्रेन पे चारों तरफ से हमला कर रहा है, क्योंकि रशिया ने अपनी चारों तरफ से आर्मी लगा रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएनओ ने क्यों यूक्रेन का साथ नहीं दिया, यूएनओ क्यों कुछ नहीं बोल रहा है?
यूएनओ कुछ नहीं बोल रहा है कि रशिया क्यों यूक्रेन पे वार कर रहा है, क्योंकि यूएन क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसे तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए, पर वो क्यों नहीं बोल पा रहा। तो वो इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि सेम चीज अमेरिका ने बहुत बार यूज की है। अमेरिका ने क्या किया है, यूएन का जो आर्टिकल 17 है वो ये कहता है कि अगर कोई देश आपसे सहायता मांगता है तो आप उस देश को अपनी आर्मी भेज सकते हो, उसकी सहायता कर सकते हो। तो इसने किया क्या है, इसने जो हमारा रशिया है, रशिया ने क्या किया है, यहाँ पे डेंटोस्क करके और लेटनोस करके ऐसे ही 2 शहर हैं। तो इन शहर में क्या है, इन शहर में टोटली रशियन लोग हैं, रशिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो रशिया ने इसको क्या कर दिया, इसको इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। और इन 2 शहर ने रशिया को लेटर लिखा है कि आप अपनी मिलिट्री हमारे सेफगार्ड के लिए भेज दीजिए। तो रशिया ने वहां पे अपनी मिलिट्री लगा रखी है। यहां पे रशिया अपनी पहली मिलिट्री लगा रखा है और क्रीमिया के चलते रशिया का एजोव सागर में भी कब्जा है और काला सागर में भी कब्जा है, बेलारस से यहां पे कब्जा है। तो रशिया ने पूरी तरीके से यूक्रेन पे कब्जा कर लिया है और वो अब यही चाहता है कि यूक्रेन उसका पार्ट बन जाए। अच्छा, यूएन क्यों कुछ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने यही चीज की थी। यूएन जो है वो अमेरिका की कठपुतली है, यूएन जो है वो अमेरिका की कठपुतली है, क्योंकि अमेरिका ने यूएन का ही पर्दा पकड़ के, यूएन का ही हाथ पकड़ के इराक में वॉर किया। अमेरिका ने यही माली के साथ किया, यही चीज अमेरिका ने सीरिया के साथ की, यही चीज अमेरिका ने वियतनाम के साथ की, यही चीज अमेरिका ने कोरिया के साथ की। अब वही चीज रशिया कर रहा है किसके साथ, यूक्रेन के साथ। तो यूएन भी कुछ नहीं बोल सकता है। और दूसरी बात, रशिया ने यूक्रेन का, जब यूक्रेन पार्ट था रशिया का, तो रशिया ने यूक्रेन का बहुत सपोर्ट किया। यूक्रेन के जितने भी जहाज थे वो सारे के सारे रशिया ने बनाए। रशिया ने यहाँ पे एक शर्नोबिल शहर बनाया था जो कि कीव के पास है, जो इसकी कैपिटल है कीव के पास। रशिया ने शर्नोबिल शहर बनाया था जिसमें उसने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, जो कि शर्नोबिल डिजास्टर भी बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। तो यूक्रेन की बहुत बड़ी गलती है इसमें। और एक गलती और बहुत बड़ी ये है कि 1996 में एनपीटी के समझौते के कारण जो यूक्रेन था, यूक्रेन के पास लगभग 200 न्यूक्लियर बॉम्ब थे। तो यूक्रेन ने एनपीटी के समझौते के कारण क्या किया था, 1996 में सारे अपने बॉम्ब किसको दे दिए थे, रशिया को दे दिए थे। अगर उस टाइम रशिया ने बॉम्ब ना दिए होते तो आज यहाँ पे सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि हर देश डरता है किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब वाले देश पे अटैक करने से। हर देश डरता है किसी की न्यूक्लियर वाले बॉम्ब पे अटैक करने से। इसके लिए हमें अपने पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जब एनपीटी का समझौता चल रहा था, उस टाइम हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद इंडिया में क्या किया था, न्यूक्लियर परीक्षण किया था, आप सबको अगर याद हो तो। और वो न्यूक्लियर परीक्षण में हमारा साथ किसने दिया था, रशिया ने हमारा साथ दिया था, जबकि हमारे खिलाफ सारा वर्ल्ड था। और दूसरी बात, यूक्रेन को क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन जो रशिया की मेन सोर्स है इनकम की, वो है गैस और पेट्रोलियम। क्या है, गैस और पेट्रोलियम। रशिया पूरी की पूरी गैस और पेट्रोलियम यूरोपियन कंट्रीज में ट्रांसफर करता है। और किसके थ्रू करता है, यूक्रेन के थ्रू। रशिया ने यहाँ पे क्या रखी है, पाइपलाइन बिछा रखी है, तो यूक्रेन के थ्रू वो ट्रांसफर करता है। तो यूक्रेन ने नाटो के दबाव में आके रशिया से पहले क्या डिमांड कर लिया था, यूक्रेन ने नाटो के दबाव में आके रशिया से $33 मिलियन डिमांड कर लिए थे कि हमें अगर तुम यहां से पाइपलाइन पास करोगे तो हमें तुम क्या दो, $33 मिलियन दो। तो रशिया ने कहा ठीक है, हम तुम्हें $33 मिलियन लेंगे, पर अब वो तुम्हें $33 मिलियन भी दे और तुम उसके दुश्मन के साथ जाओ और उसके दुश्मन को अपने घर में बैठा लो, तो वो क्या बर्दाश्त कर लेगा क्या। कोई भी कंट्री सबसे पहले क्या रखती है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे पहले रखती है। तो जब बात खुद पे आन पड़ती है तो वॉर हो जाता है। यही चीज महाभारत में हुई कि जब बात खुद की इज्जत पे आ गई तो क्या हो गया, विद्रोह हो गया, युद्ध हो गया। सेम चीज हो रही है हमारी रशिया और यूक्रेन में, क्योंकि रशिया की आन बान शान पे आ चुकी है। आज रशिया नहीं बोलेगा तो कल को उसे खून के आंसू बहाने पड़ेंगे।
अब रशिया की कुछ डिमांड है यूक्रेन से। अगर यूक्रेन वो डिमांड पूरी कर देता है तो रशिया ये वॉर रोक देगा। वो डिमांड्स क्या क्या हैं? देखो, रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन किसमें सम्मिलित हो, नाटो में। भले ही वो उसका पार्ट ना बने, रशिया का पार्ट ना बने, पर वो नाटो में भी ना जाए। तो रशिया की पहली डिमांड जो है वो ये है कि नाटो और यूक्रेन ये लिख के दें कि यूक्रेन कभी भी नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। ये रशिया की पहली डिमांड है कि नाटो, यूक्रेन ये लिख के दे कि वो कभी भी रशिया का पार्ट नहीं बनेगा। दूसरी डिमांड इसकी ये है कि नाटो कभी भी अपनी जो ट्रूप्स हैं, अपनी जो मिलिट्री है, वो कभी भी बेलारूस, एस्टोनिया और लिथुआनिया या यूक्रेन के बॉर्डर पे नहीं भेजेगा। कभी भी अपनी जो ट्रूप है वो कभी भी इसके बॉर्डर पे नहीं भेजेगा। तीसरा ये कि जो भी तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट ये डिमांड करता है रशिया की अमेरिका ने अपने जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब यूरोपियन यूनियन में छुपा रखे हैं वो उसे सारा का सारा वापस ले ले। क्या ले ले? वापस ले ले। अब देखो, अगर ये वॉर चल रहा है तो इस वॉर से बहुत सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं जो कि इंडिया को भी फेस करने पड़ सकते हैं। फेस क्या करने पड़ सकते हैं? इंडिया फेस करेगा अगर ये वॉर और आगे जाता है तो। जैसे कि इंडिया क्या क्या फेस करेगा, हम लोग देखेंगे कि इंडिया पे क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इंडिया पे इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इंडिया पे सबसे पहली चीज तो गैस के प्राइस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? गैस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि गैस, रशिया क्या है? गैस का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। दूसरी चीज, इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो वॉर के पहले ही दिन इंडियन शेयर मार्केट क्या कर गया था? क्रैश कर गया था। कितना? 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़ इंडियन शेयर मार्केट क्रैश कर गया था। तीसरी चीज, अगर ये वॉर चलता रहा तो जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं, आशा है कि चुनाव के बाद पेट्रोलियम के जो प्राइसेस हैं वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। चौथी चीज, यूक्रेन से हमारा सारा का सारा क्या होता है? यूक्रेन से रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट होता है। जो रिफाइंड ऑयल है वो कहाँ से आता है? यूक्रेन से। तो रिफाइंड ऑयल के भी प्राइस क्या होंगे? हाइक पकड़ जाएंगे। रिफाइंड ऑयल के प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन का, वो भी हम नहीं कर पाएंगे यूक्रेन को। मेडिसिन का एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, इस पूरे सीरीज में सिर्फ एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि रशिया यूक्रेन में एक स्टेपी नाम की जगह है जिसे कहा जाता है वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड का वीट बास्केट। ये एक इंडिया के प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब यूक्रेन में वॉर होगा तो वीट बास्केट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। अब जब वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा तो इंडिया क्या कर सकता है? यहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। किसके? वीट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इन केस वीट के प्राइसेस बढ़ गए तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया वहां पे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो प्राइसेस, एक तो प्राइसेस अच्छे मिलेंगे और दूसरी चीज इंडिया वहां पे एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि वॉर रुक जाए। वो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा यूक्रेन को? रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है पर इंडिया क्यों नहीं यूक्रेन को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा रशिया को। अब देखो, इंडिया क्या है? इंडिया का दोस्त अमेरिका भी है और रशिया भी है। हमें रशियन के कंट्रीब्यूशन नहीं भूलने चाहिए। इन केस अगर हम यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं तो हमसे रशिया बुरा मान जाएगा, और इन केस अगर हम रशिया को सपोर्ट करते हैं तो हमसे अमेरिका बुरा मान जाएगा। हमें दोनों से बैलेंस बना के चल रहा है। अब इंडिया क्यों रशिया को सपोर्ट कर रहा है? इंडिया वैसे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, पर इंडिया क्यों अपोज नहीं कर रहा रशिया का? रशिया का इसलिए इंडिया अपोज नहीं कर रहा क्योंकि जो 80% वीपन्स हैं, गन्स वगैरह, एयरक्राफ्ट्स वगैरह, वो सारे के सारे हम किससे एक्सपोर्ट करते हैं? रशिया से एक्सपोर्ट करते हैं। वो सारे के सारे हम रशिया से लेते हैं। और दूसरी चीज, अगर हमें चाइना को रोकना है, किसको रोकना है? चाइना को रोकना है। तो चाइना और रशिया एक दूसरे के क्या हैं? दोस्त हैं।
और अमेरिका इसका क्या है, दुश्मन। तो अगर इनके हमें चाइना को रोकना है, तो चाइना को रोकने के लिए कि चाइना पाकिस्तान में अपने पैर न पसारे या फिर अरुणाचल प्रदेश में गलवान घाटी में आगे ना आए, तो उसके लिए हमें इन दोनों से बैलेंस बना के चलना है, अमेरिका से भी और रशिया से भी। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1991 में जब हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी, तो वो सारे के सारे क्रायोजेनिक इंजन हमें किसने दिए थे, वो सारे के सारे हमें रशिया ने दिए थे। विक्रमादित्य हो गया, ब्रह्मोस हो गया, हमारा मिग 27 हो गया, हमारा AK-200 राइफल हो गए, ये सारे के सारे हमें कौन देता है, ये सारा का सारा हमें रशिया प्रोवाइड कराता है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम लोगों ने इंटरनेशनल पटल पे आर्टिकल 370 का विरोध किया था, तो उस टाइम सब लोग हमारे खिलाफ थे, पर रशिया ने हमारा क्या दिया था, रशिया ने हमारा साथ दिया था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था, तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था, सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ थे, पर एक रशिया ही था जो हमारे साथ खड़ा रहा था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कारगिल के टाइम, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तब अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी थी कि हम अब आप युद्ध रोक दो वरना हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। तब हमारे अटल जी ने कहा था कि ठीक है, आप हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दो, हम आधा इंडिया खोने को तैयार हैं, पर हम वादा करते हैं, वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान देख नहीं पाएगा। तो उस टाइम हमारा साथ किसने दिया था, कहां चला गया था अमेरिका, उस टाइम हमारा साथ रशिया ने दिया था। तो उस टाइम अगर हमारा साथ रशिया ने दिया, तो आज हम खुल के विरोध रशिया का कैसे कर सकते हैं। हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी। तो इंडिया को जो है, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए। कैसा स्टैंड लेना चाहिए, न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए, जो कि इंडिया ले रहा है। ना ही हमें रशिया का सपोर्ट करना है और ना ही हमें खुल के अमेरिका का सपोर्ट करना है। हमें बस दर्शक बन के ये देखते रहना चाहिए और अंदर ही अंदर अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अपने देश को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, क्योंकि आज हमने देख लिया कि अगर कल को कोई भी विपदा आती है तो कोई भी देश हमारा साथ नहीं देता है। हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना होगा और अपना कमान, अपने युद्ध की कमान हमें खुद लेनी होगी। तो हमने क्या देखा कि हमें क्या रहना चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों का सपोर्ट चाहिए। कहीं ना कहीं डिफेंस कॉरिडोर में हमें कौन सपोर्ट करता है, रशिया। और जो एक्सटर्नल ट्रेड्स वगैरह होते हैं उसमें हमें कौन सपोर्ट करता है, अमेरिका। अब लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये वॉर तो खत्म हो जाएगा, कल को ये दोनों प्रेसिडेंट, यहां के प्रेसिडेंट आके हाथ मिला लेंगे, कल को वो वॉर भूल जाएंगे, पर जिन्होंने शहादत दी है, वहां के लोग जो सफर कर रहे हैं, यूक्रेन के लोग, वो माँ जिसने अपना बेटा खोया है, वो औरत जिसने अपना पति खोया है, वो बहन जिसने अपना भाई खोया है, क्या कल को वो लौट के आ जाएंगे? नहीं। लेकिन कुछ चीजों के चलते यहां पे क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, जिसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है, जो कि शायद कल को पूरे देश को, पूरे यूक्रेन को भुगतना पड़े। कल को सारी चीज़ सही हो जाएंगी, पर वो इंसान कभी लौट के नहीं आ पाएंगे। तो हो सके तो हमें किसके तरफ ध्यान देना चाहिए, अगर एक हद तक हो सके तो हमें बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए, टॉक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पीस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं मानता है तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, जो कि तुमने देखा रशिया में। अब अगर इन केस नाटो रशिया का यूक्रेन का साथ दे देता है, अगर नाटो आ जाता है, तो नाटो 30 कंट्रीज का मेंबर है। कितने कंट्रीज का? 30 कंट्रीज का। तो अगर नाटो इसका साथ दे देता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि एक साइड होगी सुपर पावर, अमेरिका, फिनलैंड, कनाडा, यूक्रेन, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज इकट्ठे 30 यूरोपियन कंट्रीज आके किससे लड़ाई करेंगी? रशिया से। फिर रशिया की तरफ से भी कुछ स्टेट्स आएंगे, कुछ कंट्रीज आएंगे, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है। तो हमें ज़्यादातर हो सके तो पीस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि यूक्रेन को इस चीज़ पे मान जाना चाहिए, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का बहुत सपोर्ट किया है। यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, और बाकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा तो यूक्रेन को बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। अगर नाटो आ गया तो रशिया को बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। तो लड़ाई की जड़ पूरी की पूरी कौन है? अमेरिका। और भुगत कौन रहा है? यूक्रेन। तो यहां से हमने देखा कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है।
लड़ाई रशिया और अमेरिका की है, पर पिस कौन रहा है? यूक्रेन। तो आशा करता हूं कि आपको यह पूरा मैटर समझ में आ चुका होगा कि कौन गलत है, कौन सही है, इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा, यह पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। तो रहें और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें। अब हम क्या देखेंगे, ये समाज की सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, जो कि एक करंट अफेयर्स की सीरीज है, और आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे ही इस सीरीज को बिल्कुल दिल से देखते रहें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।